हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पर मैं ये वीडियो लेके आ रही हूँ आपके लिए। बायोलॉजी के सिलेबस का फुल एनालिसिस करके, पुराने ओल्ड पेपर्स जितने भी हैं उनका फुल एनालिसिस करके, उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक छाटे हैं जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने के चांसेस है। और बच्चों का बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहता है कि मैम एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आएगा, कैसे आएगा ऐसे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपके लैब असिस्टेंट के 4 पेपर लगे हैं, जिनमें से 2022 में 2 लगे थे और एक लगा था 2018 में और एक लगा था 2016 में लगा था। लेकिन जो 2016 का जो पेपर था उसका लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड था और वो था राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स चलती थी पहले उनके बेस पे था, जो एनसीईआरटी बेस पर नहीं था। उसमें बहुत कम क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी बेस थे। लेकिन 2022 के पेपर और जो 2018 में जो पेपर लगे थे वो फुल कैसे है, एनसीईआरटी बेस है। आपको मैं इस दौरान ये भी बता दूंगी कि आपके एनसीईआरटी के कहाँ पर कौन से पैसे ये चीज़ें उठाई गई है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे उठाया गया है। ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि लगभग 99% ना आपका जो पेपर आएगा वो एनसीईआरटी बेस ही आएगा। आप एनसीईआरटी बेस की जो एनसीईआरटी बुक्स है उनको अच्छी तरह से यदि आप स्टडी कर लेते हो ना, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने के चांसेस है। दूसरी बात यह है कि इस पे जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे एक जो चैप्टर दे रखा है उसमें से भी कौन सा टॉपिक है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपसे डिस्कशन की जाएगी। कहाँ से एनसीईआरटी से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने ईजी आ रहे हैं, इसमें से हार्ड आ रहे हैं, वो सारे डिस्कशन होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं पेपर के बारे में। किस पेपर के बारे में? बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे थे, उनके ये क्वेश्चन है कि मैम, मैं ना पिछली बार बृहद पोषक तत्व उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, वो तो हमारे सिलेबस में दे ही नहीं रखा रहे। तो बेटा, यदि आप पुराने पेपर को एनालिसिस करते हो तो ये सिलेबस का भी एनालिसिस किया करो। जरूरी नहीं है कि जो इस बार 2026 का सिलेबस जो है वो डिटो 2022 जैसा हो। 2022 का जो सिलेबस है और 2026 के सिलेबस में उसमें कुछ चीजें ऐड होती है, कुछ चीजें हटाई जाती है। सिलेबस एक जैसा नहीं होता। आप स्टडी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस 2022 का ले रखा है और स्टडी 2026 के लिए कर रहे हो। नहीं, सिलेबस भी आपको 2026 का लेना है। तो आप जब पुराने पेपरों का एनालिसिस करते हो तो उसमें ये ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन है यार ये तो सिलेबस से मैच नहीं कर रहा, तो वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं, उस टाइम वो सिलेबस में हो सकता है जब वो एग्जाम थी। तो जरूरी नहीं कि अभी वो सिलेबस में अपने में ऐड हो वो टॉपिक। ठीक है, तो इसलिए आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता। और बाय चांस इस एग्जाम में आपके आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है कोई क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है ऐसा, तो कोई वो एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं होती, वो आपके साथ ही जितने लोग दे रहे हैं उनकी सभी की प्रॉब्लम होती है। ऐसी स्थिति में उस क्वेश्चन पे क्या होता है, ऑब्जेक्शन लग जाता है, वो क्वेश्चन है ना आउट ऑफ सिलेबस होके उस लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, उसे डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कभी भी इस स्टेज में ना रहे कि आउट ऑफ सिलेबस या इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसा तो आप हर टॉपिक के लिए सोच सकते हो। तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, आपको अपने सिलेबस पर ही फोकस करना है। जो सिलेबस में दे रखा है सिर्फ वही चीजें आएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जो अपना मेन डिस्कशन है। ठीक है, तो पहले बता दूं आपको, आज हम पेपर सेकंड यानी कि बायोलॉजी के पेपर पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला है अपने पास सीनियर सेकेंडरी स्तर का। और ये आपको एक चीज और बता दूं कि सीनियर सेकेंडरी स्तर का और सेकेंडरी स्तर के जो टॉपिक है यदि कॉमन है, यदि आपकी 11th क्लास में वो आपके सिलेबस में कोई टॉपिक है, वो आपकी 9th क्लास में या 10th क्लास में भी है, तो आपको एक बार जाके जरूर देखना है, क्योंकि उसमें से इजी क्वेश्चन भी आएंगे, उसमें से हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे। क्योंकि सीनियर सेकेंडरी के आपकी टॉपिक दे रखे हैं, सेकेंडरी के नहीं दे रखे हैं, इसका मतलब वो सेकंड 9 10 क्लास में यदि वो टॉपिक कॉमन है तो आपको देखना है। यदि एक लाइन भी एक्स्ट्रा है तो वो भी आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, तो पहले है शैवाल, कवक, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्तवीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इस जो आपके पास ये जो दे रखा है टॉपिक, इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये इसमें से कम आपके 2 या 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। कितने? 2 या 3 क्वेश्चन आने के चांसेस है। और जो ज्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक तो है शैवाल, एक है आपके कवक। इसमें कवक बहुत ज्यादा है, हर एग्जाम में आ रहा है इसका, तो कवक है ना। एक कौन सा है? शैवाल यानी एल्गी हो गया, एक कवक हो गया, एक इसमें से आ रहा है टेरिडोफाइटा, इसमें से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक हमारा हो रहा है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इसमें ये कवक वाला और एंजियोस्पर्म वाला। ठीक है, मतलब ये जो शैवाल, कवक, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म, ये तो आपको देखना ही देखना है। इसमें से भी कवक और एंजियोस्पर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से चीजें आ रही है?
ये आपके सारी चीजें है वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड आ रही है। कहाँ से आ रही है? एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। आप एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ लीजिए। कौन सा वाला? प्लांट किंगडम, जिसमें ये दे रखा है सारे, ठीक है। उसमें आप एनसीईआरटी को आराम से, एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने की नीड नहीं है। आप ये सारी चीजें पढ़ लो। इसमें से भी जब आप एग्जाम देने जाओ, ज्यादा फोकस करना, आपकी अभी तो तैयारी नहीं है, तो आप सेवाल, कवक, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म तो आपको मोस्टली ही देखना है, क्योंकि आपके लगभग इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका किसका हो गया? ये फर्स्ट टॉपिक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से लगभग आपके 4 से लेके 5 तक क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इजी वे में बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है आपको। क्यों? क्योंकि एक तो ये पूरा कैसा है, एनसीईआरटी बेस है। इसमें जो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी के ही पूछे गए हैं, ठीक है। और दूसरी है, इसमें इजी क्वेश्चन पूछे गए, यानी ज्यादा डीपली नहीं पूछा गया, जैसे बीजान्यास वगैरह, पर्ण से जो रिलेटेड है ना, पर्ण विन्यास वगैरह, किसी को विन्यास वगैरह इस टाइप से कुछ नहीं पूछा। सीधा सा पूछा है कि इसी मूल किसमें पाया जा रहा है, किसमें नहीं पाया जा रहा है, ये रूपांतर किसमें पाया जा रहा है, किसमें नहीं पाया जा रहा है। बीजावरण पूछ लिया, बीज का पूछ लिया, एक बीजी जो बीज पत्र होता है उसमें प्रोटीन के लेयर होता है, उसे एल्यूरोन कहा जाता है। स्कूटेलम हो गया बीज पत्र, जो बीज पत्री के लिए स्कूटेलम हो गया। बीजावरण के जो टेस्ट है टैगमन के लिए पूछ लिया इसमें, ठीक है। और मॉडिफाइड जो मूल है उनके लिए पूछ लिया, मॉडिफाइड जो तने हैं उनके लिए पूछा है, ठीक है। जो कि पूरा एनसीईआरटी बेस है, ठीक है। और ये मॉर्फोलॉजी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ये आपको देगा, ठीक है। इसमें से भी आपको मैं बता दूं, इसमें से जैसे रूट है, ठीक है, स्टेम और जो फ्लावर है और सीड। इसमें जैसे सीड हो गया, रूट और स्टेम, है ना। ये 4 टॉपिक बहुत ज्यादा दिया गया, जिसमें से मैंने ज्यादा डार्क किया है, उनमें से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे रूट, स्टेम, सीड और फ्लोर, ये क्या है, ज्यादा है। अभी से लीफ से ज्यादा स्पेशल कम ही पूछे गए हैं, लेकिन आप ये भी दे सकते हो। लेकिन ये रूट, स्टेम और फ्लावर और सीड, ठीक है, इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ज्यादा डीपली नहीं पूछा गया, ज्यादातर मॉडिफिकेशन उनके रूपांतर, ये मूल एक बीजपत्री में पाई जाती है, बीजपत्री में जैसे मूसला मूल पूछ रखा है, एक बीजपत्री में पाएगी, द्विबीजपत्री में पूछ लिया। ये तने का कौन सा रूम है, जैसे प्याज और लहसुन की कली का कौन से तने का रूपांतरण है। छोटी छोटी जो चीजें है ना कि रूपांतरण वगैरह, वो पूछी गई है, ठीक है। फ्लावर के लिए पूछ लिया, जैसे फ्लावर में कौन सा है, तो पुष्पासन वगैरह पूछा गया है। फ्लावर के भी ज्यादा नहीं है, फ्लावर से ज्यादा सीड के इनके आए, ठीक है। तो फ्लावर में भी जैसे पुष्पासन इनके लिए पूछ लिया, ठीक है। लेकिन इनमें जैसे रूट, स्टेम और सीड, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। सीड में भी आप है ना, एक बीजपत्री पादप है ना, वो ज्यादा ध्यान रखना। एक बीजपत्री में जैसे बीजावरण में है ना, बीजावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जिसमें टेस्टा टेगमेन आ गया। जो ए बीजपत्री की जो एल्यूरोन परत होती है उसके बारे में पूछा गया है, प्रोटीन लेयर के लिए, है ना, जो एल्यूरोन होती है। स्क्रूटेलम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो पूरा दे रखा है उसमें से भी मैं आपको बता रही हूँ कहाँ से, किसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और कितना डीपली पूछ रहे हैं, और या एनसीईआरटी से बात पूछ रहे हैं या नहीं। अभी तो जो दोनों टॉपिक बताया है उनमें आपको एनसीईआरटी आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। उसके बाद हम तीसरे के लिए करते हैं प्लांट एनाटॉमी। आपको मैं बता दूं कि जो प्लांट एनाटॉमी है उसमें से आपके लगभग 2 क्वेश्चन, है ना, लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें से आपको बता दूं कि आपके 3 टॉपिक है, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम और सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन आपकी सिर्फ पूछा गया है टिश्यू। टिश्यू सिस्टम से भी एक ही भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, सेकेंडरी ग्रोथ से भी नहीं आया। आपके जो मोस्टली सारे क्वेश्चन आए वो किससे आए हैं? टिश्यू। तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? टिश्यू। और टिश्यू में भी कहाँ से? सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछा है इसमें। टिश्यू का मतलब अपन को सिंपल टिश्यू, यानी कि जैसे टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन सा होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू कौन सा होता है ना। मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू पे परमानेंट टिश्यू, पे परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप के पढ़े थे अपन ने, कॉम्प्लेक्स और सिंपल टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। टिश्यू सिस्टम तो अलग हो जाता है। टिश्यू सिस्टम में तो क्या होता है, ग्राउंड आ गया, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो गया, ठीक है। तो टिश्यू सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए अभी तक आपके पुराने पेपरों में। आपके जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टिश्यू से पूछे गए हैं, ठीक है। और लगभग 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। और एनसीईआरटी बेस्ड, ये भी क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। उसके बाद है आपके प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में से है ना आपके, मतलब ये टॉपिक है बहुत बड़ा। इसमें मतलब
देखोगे तो ऑस्मोसिस, वाटर ऑब्जर्वेशन, एसेंट ऑफ सेप, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ और मूवमेंट मूवमेंट। ठीक है, ये चैप्टर है मान लो कि एनसीईआरटी बेस के आएंगे, इसमें से भी किसी कहाँ से आएंगे, एनसीईआरटी बेस। और ये आपके जैसे ना रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ, ये आपके एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं, जिसे जिसे नाम दिए हुए हैं। ठीक है, नाम तो दिए हुए लेकिन ये चैप्टर बहुत हो जाता है, टॉपिक है लेकिन कम से कम आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। और इस टॉपिक में से कितना मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आके पड़ेगा। कितने पड़ेगा, एक क्वेश्चन। तो किसी बच्चे की अभी तक तैयारी नहीं हो रखी तो मतलब आप उसमें से स्पेसिफिक आप मॉर्फोलॉजी, और ये देखो यदि आपके पास नहीं हो तो एक बार इसके पास एक बार आप एनसीईआरटी से रीडिंग मार सकते हो। ठीक है, इसमें से भी जैसे क्वेश्चन आया वो फोटोसिंथेसिस से आया हुआ है, जिसमें सीधा सीधा क्लोरोफिल के लिए पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा क्लोरोफिल कौन सा मतलब इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो प्लांट ग्रोथ और मूवमेंट है ना, इसमें क्या पूछा है, प्लांट जो हार्मोन्स होते हैं उनके क्या पूछा है, इसमें सिर्फ नाम पूछे। ठीक है, जैसे प्लांट हार्मोन्स, इसमें कौन से ये जिबेलिन किससे प्राप्त होता है, कौन से कवक से प्राप्त होता है वगैरह इस टाइप से। तो ये प्लांट ग्रोथ और मोमेंट्स में भी आप किस पर फोकस करो, जो प्लांट के हार्मोन होते हैं उस पर। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर किस पे पूछा है अभी तक क्वेश्चन। और एक आप ऑस्मोसिस जो होता है उसमें पूछ सकते हैं, जैसे यूनिपोर्ट सिम्पोर्ट वगैरह, तो वो मतलब वो विसरण के प्रकार है, तो वो पहले विसरण का टॉपिक दे रखे अपने है नहीं, अपने सिर्फ क्या है, ऑस्मोसिस है। तो आप इनको इन तीन चैप्टर को ज्यादा देख सकते हैं इसमें। ठीक है, और इनमें लगभग से एक क्वेश्चन देखा गया है, और ये एनसीईआरटी बेस है, आप इनके बार रीडिंग मार सकते हैं इन चैप्टर की। ठीक है, उसके बाद है अपना इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडी है, इसमें भी लगभग आपके क्या है, एनसीईआरटी बेस है। बस इसमें जो टर्मोलॉजी है कि ये सिस्टम, जैसे इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, और ये इसके बारे में इसके जनक कौन है, इकोलॉजी के जनक कौन है, ये शब्द किसने दिया था, और ये तो इस टाइप के जो टर्मोलॉजी शब्द है वो आप एनसीईआरटी से बाहर दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे मतलब इकोसिस्टम की है, वो इकोसिस्टम से रिलेटिव पूछ सकते हैं, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, इकोसिस्टम के जनक किसने दिया था, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, उसके जनक कौन है, भारतीय इकोलॉजी के जनक वगैरह। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उस टाइप से यहाँ पे एनसीईआरटी के बाद जो एनसीईआरटी में नहीं लिखे हुए, ठीक है, तो आप वो चीजें आप इसमें देख सकते हो। इसके अलावा इसमें एनर्जी फ्लो, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एनर्जी फ्लो वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, जो 12th क्लास में है और लास्ट का चैप्टर दे रखा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एनसीईआरटी पूछा है, एनसीईआरटी पूछा है। और एक बात बता, तो ऐसे में जो सम्मेलन हुए ना आज तक, जैसे जैव विविधता से रिलेटेड सम्मेलन है, कौन से पोल्यूशन के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाए जाते हैं। ठीक है, तो सम्मेलन दिवस वगैरह, और ये जो शब्द जनक है, ये शब्द किसने दिया वगैरह, ये शब्द आप इन चीजों में जरूर देख लेना आप। ठीक है, तो जैसे जैव विविधता सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है, इस टाइप से। और इसके अलावा कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, और भी जैसे सारी चीजें दे रखी है, अलग अलग दिवस, इस शब्द के जनक किसने दिया था, ये शब्द किसने दिया था, ये चीजें देख सकते हो। और इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं इकोसिस्टम से मैंने बता दिया, शब्द वगैरह पूछ सकते हैं। एनर्जी फ्लो और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो कि एनसीईआरटी का लास्ट वाला 12th क्लास में है, उसका लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और इसमें बायोडाइवर्सिटी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अभी तक। और ये आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, और एनसीईआरटी से अलावा जैसे जैव विविधता जो भी होते हैं वो सारे सम्मेलन वगैरह, दिवस, जनक शब्द, ये चीजें आप एक्स्ट्रा में ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद है इसमें से क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके, 2 से 3 तक। ठीक है, फिर है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में है आपके लगभग 2 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये है इम्पोर्टेंट, ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल्स। ट्रांसजेनिक प्लांट से मतलब हो गया जैसे चावल है, सुनहरे चावल वगैरह बनाए गए हैं, तो ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो एनसीईआरटी में है आराम से, तो आप एनसीईआरटी की स्टोरी किसे देखेंगे, आप एनसीईआरटी से देखेंगे। और ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी में आराम से दिया हुआ है, ऐसे कैसे टॉपिक दिया हुआ है जिसके के अंदर ये आता है। ठीक है, तो आप इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो है ट्रांसजेनिक प्लांट एनिमल्स, एक है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड मेडिकल फील्ड। ये चीजें इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक इस इन्हीं टॉपिकों में से क्वेश्चन पूछे गए आपके। ठीक है, इसमें लगभग 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके।
और एनसीईआरटी का ही पढ़ना है इसमें। अब ये एक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट। ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट है, इसमें से भी लगभग 2 क्वेश्चन आए हैं। और जो नई बुक है अभी आई है एनसीईआरटी की, जो अभी स्कूलों में चल रही है, उन बुक्स में क्या है, ये जो आर्थिक महत्व है प्लांट्स वाला, वो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी के पीछे, जो कि हटा दिया गया है। तो इसलिए आप पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स में उनको देख सकते हैं, उनमें लिखा हुआ है सोलेनेसी कुल वगैरह। तो उनमें जो लास्ट में जो एग्जाम्पल है दिए गए हैं उस फैमिली के नीचे, तो उनमें उस प्लांट्स का इम्पोर्टेंस क्या है बता रखी है कि कौन सी औषधि किस प्लांट से प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो आप उस चैप्टर में जाके देख सकते हैं, उसमें फैमिली वगैरह दी हुई है, जिसमें लास्ट में एग्जाम्पल दी हुई है, ये औषधि किससे प्राप्त हो रही है किससे नहीं प्राप्त हो रही है, आपको वो देखना है। साथ ही कुछ जैसे बाजरा वगैरह और ये है, उन चीजों के थोड़े साइंटिफिक नेम देख सकते हैं आप। ठीक है, ये चीज इसमें आपको देखनी है। उसके बाद है सेल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में आपके लगभग एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इसमें से लगभग जो अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं वो आपके पूछे हैं सेल डिवीजन से। किससे पूछे हैं, सेल डिवीजन से पूछे हैं, जिनमें यदि हार्ड क्वेश्चन के रूप में ले सकते हैं तो आपको ये ले सकते हैं कि अठसूत्री विभाजन की संख्या पूछ सकते हैं, इसमें कितनी संख्या होगी, समसूत्री विभाजन की संख्या कितनी होगी, इस टाइप से पूछ सकते हैं। या एनसीईआरटी से सिंपल जो दे रखी है थ्योरी से रिलेटेड, सेल डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं आपको। मतलब अभी तक जहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन आए हैं वो टॉपिक आपको मैं बता रही हूँ कि इतने यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से उठाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट बी की बात करते हैं, किसकी, जीव विज्ञान की। ठीक है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में कम से कम 1 से लेके 3 तक भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कितने, 1 से लेके 3 तक भी आ सकते हैं। ठीक है, 2 या 3। ठीक है, तो इसमें एक तो है मेंडल का लॉ। मेंडल के नौ दिस ये एकल संकरण, द्वि संकरण, इनसे रिलेटेड पूछ सकते हैं। द्वि संकरण में जीन प्रारूप है, लक्षण प्रारूप, इस टाइप से मेंडल के जो नियम दे रखे हैं उनको आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो एनसीईआरटी बेस है। ठीक है, तो इसमें एक आपको मेंडल का जो मेंडल की लॉ है वो ध्यान रखना है। एक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड। इसमें से मोस्टली जो आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, तो जो न्यूक्लिक एसिड आते हैं डीएनए तथा आरएनए, उनसे रिलेटेड पूछा है, जिसमें मोस्टली आरएनए से रिलेटेड पूछा है, जिसमें आरएनए के क्या टाइप्स वगैरह भी पूछ रहे थे बहुत बार। ठीक है, साथ में क्या पूछा है, ये जो क्षार वगैरह किस आरएनए में कौन से पाए जाते हैं, डीएनए में कौन से पाए जाते हैं, तो इन दोनों का आप डिफरेंस भी याद कर सकते हो। ठीक है, इसमें ये चीजें से ज्यादा पूछा गया है। इसके अलावा आपके पास पूछा है गया है जेनेटिक डिसऑर्डर इन मैन। ठीक है, तो एक ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी से, मैं अभी भी बोल रही हूँ बच्चों को कि आप एनसीईआरटी को ही ध्यान में रखें, एनसीईआरटी से बाहर बाई चांस आपके 1 2 क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स में से आ सकते हैं। और ह्यूमन डिजीज जिसमें वायरस जीवाणु रिलेटेड उनसे कुछ भी रोग है उसे रोग जनक का पूछ सकते हैं, जो मैंने वीडियो डाला है जिसमें एक्स्ट्रा जो दिए हुए एनसीईआरटी के नहीं दिए हुए, वो एक्स्ट्रा उस वीडियो में डाले हैं, जिसमें आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना, ये जाना है कि रोग किस रोग जनक के कारण होता है, जो एनसीईआरटी के बाहर आपको याद करना है। ठीक है, तो इन 2 टॉपिक में से आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर देखा जा सकता है, जिसमें आपके एनसीईआरटी किसी रोग का रोग जनक ना लिखा हो, लेकिन आपके मैंने वीडियो डाला है, उस वीडियो में सारे रोग के रोग जनक है। तो आपको जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ये देख लेना है कौन सा रोग कौन से रोग जनक के कारण होता है। तो इसमें मिलान टाइप के क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें वो भी पूछ सकता है कि इस रोग का, जैसे टाइफाइड के लिए पूछा है कि टाइफाइड रोग का मतलब अपन टेस्ट वगैरह किससे किया जाता है, विडाल टेस्ट से किया जाता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ टेस्ट वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो थोड़ा सा आप इस एनसीईआरटी से बाहर रोग और रोगजनक वगैरह देख सकते हो। ठीक है, तो इनमें 1 2 क्वेश्चनों में जैसे मिलान चिन्ह वगैरह वैसे आइडिया हो जाएगा आपको, नहीं फिर भी आप एक बार रीडिंग देख सकते हो, रीडिंग मार सकते हो इसमें। ठीक है, फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, इसमें से आपके लगभग क्वेश्चन आए हैं एनिमल किंगडम से 3 से 4 पड़ जाएंगे आपके। 3 से 4 पड़ जाएंगे, और इसमें भी वही नॉन कोडेड और कोडेड दोनों से रिलेटेड आ सकता है। नॉन कोडेड कोडेड, ये तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नॉन कोडेड कोडेड में क्या पूछेगा आपको, पोरिफेरा वगैरह जो है इनके बेसिक जो कोई सा भी है आर्थ्रोपोडा वगैरह जो एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है, कौन से में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, किसमें किसके थ्रू पाचन होता है, किसमें अगुये होता है, कौन सा गुह्य होता है, किसमें क्या होता है, बंद परिसंचन पाया जाता है, किसमें खुला पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा किसमें त्रिस्तर पाया जाता है, किसमें द्विस्तर पाया जाता है। ठीक है,
कोऑर्डिनेट में मिलान कर सकते हैं, पीसी से मिलान कर सकता है, अस्थि वाली कौन सी, उपास्थि वाली कौन सी है, एवीज के गुण पूछ सकता है, मैमल्स के अलग से पूछ सकता है कि उसमें मैमल्स की प्रॉपर्टी कौन से, तो इस टाइप से पूछना है। तो इसमें सबसे बेसिक याद करने का तरीका है, एनसीईआरटी के पीछे चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट में सारी चीजें दी हुई है, उस चार्ट में आप उस जो ग्रुप है उसके सारे एग्जाम्पल एक साइड लिख लीजिए, एग्जाम्पल एक जगह लिख लीजिए, सारी चीजें कि इसमें ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है डिफरेंस करके पढ़े होंगे कि गुह्य किसमें स्टार्ट होता है, गुह्य किसमें नहीं होता। ठीक है, इसमें इसका बेसिक जो इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है वो लिख दो, उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल लिख दो उसमें, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड भी, एग्जाम्पल से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि पोरिफेरा का एग्जाम्पल कौन सा है, स्लेंटेटा का एग्जाम्पल कौन सा है, आर्थ्रोपोडा का कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें, मेलपिग्नोलिका किसमें पाई जाती है, ग्रीन ग्लैंड किसमें पाई जाती है। ठीक है, और कोडेट और योजक कड़िया, और एक चीज और बता दूं आपको, योजक कड़ी, ये भी चीज ध्यान रखना, कौन कौन से जो होते हैं उनके पीछे, जैसे कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट के बीच भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा के बाद जो अगले और पीछे वाला ग्रुप है उनसे भी आपस में पूछ सकते हैं उनके बीच की योजक कड़ी कौन सी है। ठीक है, तो योजक क्रिया याद रखिए आप, उनके एग्जाम्पल याद रखिए आप, उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी याद रखिए कि किसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है, उनका क्रम याद रखिए। ठीक है, कौन से डेवलपमेंट का उनका क्रम याद रखिए, और उसके अलावा इसमें कौन सी मेलपीगी नेलिका ग्लैंड में कौन सी क्या पाई जाती है। ठीक है, इस टाइप का आपको याद करना है, एनसीईआरटी काफी सफिशियंट आपके लिए। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ये डाइजेशन सिस्टम, ये बहुत है, बहुत मतलब इसमें बहुत सारा, बहुत लंबे टॉपिक है, बहुत ज्यादा टॉपिक डाले हुए हैं इसमें डाइजेशन सिस्टम में। ठीक है, इसमें से भी आपके 3 से 4 तक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि इम्पोर्टेंट में कौन से हैं, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, पुराने पेपरों का एनालिसिस करके बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, इसमें आपके जो है, एक तो इसमें है सबसे ये विटामिन, डाइजेशन सिस्टम और विटामिन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ठीक है, एक आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन, इससे रिलेटेड पूछा गया आपके, है ना। एक किडनी की जो स्ट्रक्चर है ना, नेफ्रॉन, मतलब किडनी की स्ट्रक्चर में इसकी नेफ्रॉन। ठीक है, इस तरह से एक इसमें जैसे यकृत से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आपके वायिका तंत्र वगैरह दे रखे हैं, वो एक चीजें देख लेना आप। ठीक है, एक नेफ्रॉन की, जैसे किडनी की स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन आ गया, तो नेफ्रॉन के बारे में दे रखा है। एक ही एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ, वो एक है जैसे ग्लाइकोलाइसिस, है ना। इन चीजों से रिलेटेड आपके क्या है, अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये टॉपिक आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद हम है कौन सा पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी और एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इसमें है आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे इसमें, 2 से 3 क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जिसमें हार्ट की सीधी सीधी स्ट्रक्चर दे रखी है आपको, यानी कि ऐसे पूछ सकते हैं कि पल्मोनरी धमनी से कौन सा रक्त जाता है, क्योंकि कौन से बाएं भाग से जुड़ी होती है, दाएं भाग से जुड़ी हुई होती है, पल्मोनरी वेन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके जो हार्ट के कितने दोनों चैम्बर है, चैम्बर के बारे में पूछ सकते हैं, कौन से में शुद्ध रक्त होता है, कौन से में अशुद्ध रक्त होता है, ये वाली जो धमनी है वो रक्त कहाँ लेके जा रही है, ये वेन रक्त कहाँ से लेके आ रही है। ठीक है, इसमें जो कपाट होते हैं बाई चैम्बर और दाई चैम्बरों के बीच की कपाट की संख्या पूछ सकते हैं, बाई कैप्सूल किसमें पाया जाता है, ट्राई कैप्सूल किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हार्ट की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हार्ट की स्ट्रक्चर इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक आपके पूछा है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। ठीक है, इसमें ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप अभी तक इसमें एंटीबॉडी से आया हुआ है क्वेश्चन है, और एक एंडोक्राइन ग्लैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। हार्मोन्स तो आपको जहाँ पे भी दे रखे हैं, हार्मोन्स तो सारे इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स तो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे से एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड हो, चाहे से नर जनन तंत्र में जिसमें जो लेडिंग सेल्स वगैरह से रिलेटेड हो, या प्लेसेंट से रिलेटेड हो, हार्मोन्स तो आपके पास सारे ही याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक है, तो इसमें आपको पूछ सकता है एंडोक्राइन ग्लैंड है, इससे स्रावित होने वाला हार्मोन पूछ सकता है, इससे होने वाले एक है रोग, रोग सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे आनुवंशिक रोग हो, एंडोक्राइन ग्लैंड से किसी से भी रिलेटेड, किसी कमी से, आयोडीन की कमी से कौन से रोग वगैरह कौन से होते हैं, तो रोग उससे हो, चाहे से वायरस के कारण किसी प्रकार की कोई डिजीज होती है उससे रिलेटेड, तो रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हार्मोन्स जो है वो आप जरूर देखोगे।
ठीक है। तो इसमें इसके आपके स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से आया हुआ है, ब्लड ग्रुप से आया हुआ है, इसमें एंटीबॉडी से आया हुआ है, एंडोक्राइन ग्लैंड से आया हुआ है। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्वेश्चन यहीं से उठाया गया है और एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि जो नई एनसीईआरटी है, कुछ एनसीईआरटी से ऐसा है कि जो पीछे के पेज ऐड करे हुए हैं, जैसे कुछ चीजें हैं एक्स्ट्रा टॉपिक दी हुई है, तो वो पीछे के पेज एक्स्ट्रा दिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ये इसमें जोड़ा हुआ है, इसमें नहीं जोड़ा हुआ है, ठीक है। और कुछ एनसीईआरटी है जिसमें शायद शायद अब प्रॉपर सारे रोग वगैरह सारी चीजें दे रखी है, तो आप रोग वगैरह एक बार एनसीईआरटी में अच्छे से देख ले, ठीक है। जैसे एडिशन रोग होता है, कुशिंग रोग का किस कौन सा हार्मोन की कमी के कारण होता है, ये रोग वगैरह आप जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद है मानव परिसंचरण तथा अंतःस्रावी तंत्र, ये तो हो ही गया, ठीक है। उसके बाद है नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नर्व सिस्टम है, इसमें से भी आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, सीधे सीधे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ब्रेन के जो भाग है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन आपके आई का पड़ेगा, एक ईयर का भी पड़ेगा, ऐसे नहीं कि एक ही टॉपिक से आएंगे चारों। मैं जो आपको अभी तक जो लगाया है मैंने अंडरलाइन, इसका मतलब है कि एक इस वाले टॉपिक से आ सकता है, एक इस अंडरलाइन से आ सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन तो चारों क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन से आएंगे, नहीं। इनमें से एक ही टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन आएगा, जैसे एक ब्रेन से आ गया, एक आई से आ गया, एक ईयर से आ गया, एक नर्व इम्पल्स से आ गया, ऐसे उठा के आएंगे क्वेश्चन आके, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, आई, ईयर और नर्व इम्पल्स इनसे ज्यादा पूछे गए हैं, न्यूरॉन से कम पूछे गए हैं। लेकिन आप इसको सारे को याद करिए, ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन दिला देगा आपको। मस्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम में आपके एक क्वेश्चन लगभग पड़ेगा, और वो भी आपके ज्यादातर अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो पेशी संकुचन से आया है, जिसमें आपको क्या याद करना है, आई बैंड, ए बैंड के नहीं, जब पेशी संकुचन हो जाता है आई बैंड की लंबाई घट जाती है, ए बैंड वैसे वैसे रहता है, एच जोन होता है वो लगभग गायब रह जाता है, सार्कोमियर संकुचन की इकाई क्या है, सार्कोमियर है, ठीक है। जेड लाइन किसमें पाई जाती है, आई में पाई जाती है। एम लाइन किसमें पाई जाती है, एम में पाई जाती है। एक आई बैंड उसको एक्टिन तो कहा जाता है, पतला होता है। ए बैंड होता है, मायोसिन होता है, ये गहरा होता है। उनके बारे में बेसिक जानकारी पूछी जो कि पेशी संकुचन का भाग है, ठीक है। उसके बाद है 7वां, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। इस रिप्रोडक्शन सिस्टम है, उसमें आपके दे रखा है स्ट्रक्चर, यानी कि रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, वो भी स्पेशली मेल, मेल की दे रखी है एनसीईआरटी बेस है। किसकी दे रखी है, स्पेशली मेल की दे रखी है, फीमेल वाले में से कम पूछे गए, मेल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर उसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। और एक आया आपके रोग, रिप्रोडक्शन हेल्थ से बहुत ही कम पूछे, मतलब लगभग नहीं पूछे गए, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर किसकी, मेल वाली। और जो रोग होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसमें लगभग आपके क्वेश्चन पढ़ेंगे कितने, ह्यूमन डिजीज में आपके पढ़ेंगे लगभग। और आपको मैं बता दूं आपको, इसमें जैसे इसमें हार्मोन्स पूछ सकता है, लेडिंग कोशिकाओं से, इसमें मेटोजेनेसिस क्या होता है, इसमें म्यूजेनेसिस क्या होता है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। फिर है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इसमें लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इसमें आपके लगभग 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। और वो अभी तक आया आपके सिर्फ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से आया है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल से कम आया है, मतलब आए नहीं क्वेश्चन। आपके बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से आया है, जिसमें से मैं आपको टॉपिक बता दूं आपको, प्राकृतिक जो चयन का सिद्धांत है, जो कि किसने दिया था, डार्विन दिया था, उसके से रिलेटेड उसके एग्जाम्पल, चोंच वगैरह, तो सारी चीजें है वो से प्राकृतिक चयन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेना। एक हार्डी वेनवर का नियम है, वो आया हुआ है इसमें, ठीक है। आप लेमार्क वगैरह के इनके जो नियम है वो देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें समजात अंग और जो समवर्ती अंग है वो देख सकते हो। तो इसमें ये चीजें है, वो किसका पार्ट है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपको किसी प्रकार का सिलेबस को लेकर डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया है, बहुत ज्यादा एनालिसिस करके अच्छे से सारे पेपरों का, ऑल पेपर का एनालिसिस करके बताया है। और जो मैंने आपको टॉपिक बताया है, वो एग्जाम के जाने से पहले आपको सिर्फ वो टॉपिक तो आपको देखने ही है, लगभग है ना, इसमें से जितने मैंने बताए हैं क्वेश्चन, उतने क्वेश्चन आपके आने के पूरे चांसेस है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक टॉपिक उसमें से, एक टॉपिक में से 4 क्वेश्चन आएंगे, नहीं। उस एक टॉपिक में से जितने टॉपिक दे रखे हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंस बताया, उनसे एक एक उठा के आ सकते हैं, ठीक है। तो और ये पूरा जो अभी तक पेपर बने हैं 2022 के दोनों पेपर, 2018 के, वो पूरे एनसीईआरटी बेस है,
कि 2018 का पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था, उसमें कट ऑफ बहुत कम गई थी, बहुत कम बच्चे इसमें पास हुए थे, लगभग पीएमटी वाले बच्चे भी उस पेपर को पास नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे वीडियो को देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को।